स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। घुसपैठियों की वापसी सबसे बड़ा मुद्दा वहां बना हुआ है। अभी तो फिलहाल बहुत से लोग खुद जा रहे हैं, लेकिन ढूंढ के तो निकालने ही पड़ेंगे सरकार को। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने पहले शुभेंदु सरकार की तारीफ की और ये कहा कि हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा किया। आते ही हमने फेंसिंग के लिए, बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर पर हमने उसके लिए जमीन दे दी। हमने चिकन्स नेक के लिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा के लिए उस जमीन सरकार को हैंडओवर, केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दी। ये सब वो शुभेंदु सरकार के काम गिना रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं सभी और ये इन तस्वीरों के बारे में बोला। आप देख रहे होंगे कि लोग खुद ही दौड़ लगा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, घुसपैठिए खुद बता के कि हम बांग्लादेशी हैं, वापस जाने के लिए बॉर्डर के पास खड़े हुए हैं। ये बात सच है। और उन्होंने कहा कि जो खुद जा रहा है उसे बिल्कुल आराम से हम जाने देंगे। और उन्होंने कहा अच्छा ही है कि अपने आप चले जाओ, कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। वरना हम कल भी कह रहे थे भाई कोई और देश में आदमी कहता कि मैं इलीगल तरीके से आया हूं तो पकड़ के तुरंत बंद कर देते। इनको तो कोई नहीं ऐसा कर रहा है, इनको जाना, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये जाएं। तो वही गृहमंत्री ने कहा कि अच्छा होगा सब कुछ अपने आप ये लोग कर लें, वरना फिर एक्शन होगा और सख्त कार्रवाई होगी। कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। अब बात करते हैं गृहमंत्री के बयान पर आप, लेकिन वो जो घुसपैठिए जो जा रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लीजिए। कितने आराम से वो बंगाल में रह रहे थे, सरकारी योजनाओं का सारा लाभ उठा रहे थे। ये लक्ष्मी भंडार योजना उनको भी मिल रही थी, केवल बंगाल की महिलाओं को नहीं मिल रही थी। सारे सरकारी डॉक्यूमेंट उनके पास थे। और ये घुसपैठिए जाते जाते बता रहे हैं कि ममता सरकार में उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब सरकार जब बदली है तो तकलीफ हो रही है, तो वापस जाना पड़ रहा है। कब आए थे आप? मैं आया जब मेरा 10 साल का। 10 साल। कौन लेके आया था? 10 साल उम्र था। बाबा माँ। आपका पिता माता लेके आया। तो यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट है? क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, आई कार्ड, रेशन कार्ड, वैसे की बोले, वोटर कार्ड, सब कुछ है। फिर अभी जो ये सरकारी योजना मिलता था, लक्ष्मी भंडार, ये सब मिलता था आपको? हाँ, मिलता है। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे, तब वापस क्यों जाने चाहते हो अभी? अभी नतून सरकार आया, वो नहीं रखेगी। SIR में नाम है ना, नाम कट गया? रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम दाम नहीं मिल रहा, हम लोग चल जा रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। हम 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। क्या नाम है तुम्हारा? नॉयन। पूरा नाम? नॉयन शेख। अभी ये हम लोग बात कर रहे थे, जब ये बयान चल रहे थे कि भाई ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये सारे लोग जो हैं किसी खराब नियत से यहाँ आए हो, ऐसा भी नहीं है। गरीबी है, वहाँ बहुत गरीबी है जहाँ से आए हैं। यहाँ बेहतर जिंदगी दिखती थी, यहाँ आ गए, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी कल परसों एक प्रोग्राम में वो ऐश्वर्या उपाध्याय आए थे, वो उनकी बहुत सारी PIL इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चलती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 5 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं भारत में। अब कितना सही है दावा छोड़ दीजिए। उनका वो भी कहते हैं, मैं कोई एक्यूरेट डेटा है मैं ये क्लेम नहीं करता, लेकिन मेरे जितने सोर्सेज से असेस करके बता पाया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा 5 करोड़ लोग रह रहे हैं बाहर के। क्या अफोर्ड कर सकता है भारत के 5 करोड़ लोग रहे, हम उनको पालें, उनको रोजगार दें, उनको खाना दें। दूसरी बात कि क्या ये 5 करोड़ अपने आप चले जाएंगे? बंगाल में तो सरकार बदली है, ये तो पूरे देश में है।
गृहमंत्री जो उम्मीद कर रहे हैं कि हम जब तक कार्रवाई शुरू करें पहचान की तब तक अधिकांश लोग चले जाएं, क्या ये पॉसिबल है त्रिपाठी जी? नहीं, बहुत कठिन है। और देखिए, बिहार चुनाव के समय का मुझे याद है, हम लोगों ने उसकी कहानी कुर्सी की में तब भी चर्चा की थी कि एक आदमी बड़ा चीखते हुए और बहुत दर्द में बोल रहा था कि अरे भाई, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं, मेरे पिता आए थे अवैध घुसपैठ करके। बताइए, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा था। उसने कहा हम और हमारे भाई बहन तो यहाँ भारत में पैदा हुए, तो हम तो भारत के नागरिक हो गए। अब और मैं बार बार कहता हूं कि इंदिरा गांधी को देश की बहुत मजबूत नेता के तौर पर हम सब देखते हैं, लेकिन उनके उस पर कोई बात ही नहीं हुई कभी कि इंदिरा गांधी के समय में ही सर्वाधिक घुसपैठ हुई और वो एक तरीके से संस्थागत बन गया। अब अमित शाह ये कर रहे हैं, ये भी काम ठीक है कि अगर लोग भाग जाए, डर जाए, तो भले वो रिकॉर्ड में दर्ज ना हो, लेकिन ये लाइन अच्छी लग रही है, मतलब भागते हुए। और ये भी सच है जो आपने कहा कि हम लोग हर किसी को नहीं कह रहे हैं कि वो अपराधी है या नेशनल थ्रेट है, लेकिन नेशनल थ्रेट होने में कितने सेकंड लगेगा? जो बांग्लादेशी मुसलमान है उसको कब अचानक याद आ जाएगा, जो बांग्लादेशी रविंद्रनाथ ठाकुर की जो विरासत थी वो नहीं छोड़ पाया, चलिए रविंद्रनाथ ठाकुर छोड़ दीजिए, शेख मुजीबुर रहमान को नहीं छोड़ पाया, रविंद्र संगीत के लोगों को नहीं छोड़ पाया, तो उसको कितना समय लगेगा भारत के खिलाफ होने में? और भारत का ये संकट भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे हिस्से थे, तो ये तो करना ही पड़ेगा। डेमोग्राफी का जो असंतुलन पैदा हो, डेमोग्राफी, और वो वोट बैंक बन जाते हैं। वो एक तरह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे वोट करते हैं। तो थ्रेट दीजिए, धमकाइए, जितने भाग जाए, उसके बाद फिर पकड़ के निकालिए, करना तो पड़ेगा। सर ठीक है, भारत में कहा जाता था कि अतिथि देवो भव, लेकिन ये हमारे अतिथि थोड़ी है, तो घुसपैठिए लोग हैं। बिल्कुल, ये तो घुसपैठी है, जबरदस्ती आए और यहाँ पे साधन संसाधन सुविधाओं पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। और भारत सरकार कह रही है भाई आप चले जाइए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और बंगाल के तो कुछ संस्थाओं ने कहा है कि भाई अगर आप जाओगे तो आपको 1 महीने का राशन हम अपनी तरफ से देंगे, कि आप 1 महीने का राशन लेकर जाइए और अपने देश के अंदर काम धंधा ढूंढिए, आपको तकलीफ नहीं होगी। इतना उनकी मदद करने के लोग तैयार है कि आप अगर जा रहे हो तो 1 महीने का राशन हमसे लेके जाओ, बांग्लादेश जाइए, वहां काम ढूंढिए, 1 महीने आपको दाल रोटी की दिक्कत नहीं आएगी। इतना संवेदनशील समाज भारत का है कि आपको उसके बाद भी मदद करने को तैयार है। आप यहां पर जो समस्या थी उस समय आप आ गए, अब आप यहां से खुद होकर चले जाइए, वो बेहतर होगा। वरना सरकार तो करेगी, सरकार ने कमेटी बना दी है जो बताएगी कि इस तरीके से घुसपैठ कैसे हुई है, कहाँ जनसंख्या का इस तरीके से असंतुलन बनाए। तो मुझे लग रहा है कि समय यही है कि समय रहते यहाँ से चले जाए। अच्छी बात है। कम से कम ये विजुअल बताते हैं जो अक्सर डिबेट होती है ना, कि कितने लोग निकाले गए, कितने लोग गए। तो घुसपैठिए हैं, निकाले भले न जा पाए हों, लेकिन जब कोई सरकार काम करती है, कानूनी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो उसका असर दिखता है। और अच्छा है वो जो अमित शाह ने कहा, उसको दोहराने की जरूरत है। निकल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाद में तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे कुछ आपको बंगाल की पॉलिटिक्स की खबर मैं बता दूं। तृणमूल कांग्रेस में एक के बाद एक बगावत हो रही है, बिखराव सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे क्रम्बल कर रही हो पार्टी। इतने बयान आए आज, ममता जी को कुछ क्या आपने कुछ बताया था कि कुछ पोस्ट कविता लिखी है, ममता जी ने कविता लिखी, गिरगिटी कविता, हाँ कविता लिखी है, गिरगिट पर कविता लिखी है कि सारे दल बदलू है, सारे इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया जैसे हम चुनाव हारे। लेकिन इसका मतलब आप, वो तो ठीक है, चलिए वो जो रंग बदल रहा है ठीक है, लेकिन कुछ उसकी वजह में भी तो जाना पड़ेगा ना, क्या ममता जी कर रही हैं? मैं आपको 2-3-4 उदाहरण आज दे सकता हूं। सुखेंदु शेखर रे राज्यसभा के सांसद हैं, काफी वक्त से नाराज है, लेकिन अब खुल के आ गए। सुखेंदु शेखर ये कह रहे हैं कि आरजीकर रेप केस के बाद हमारी सरकार के रवैये ने लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया। हम उस केस को अगर तह तक जाते, सेंसिटिवली हैंडल करते, दोषियों को सजा दिलवाते तो और बात होती, हम तो उस केस को ढकने में लग गए, ये उन्होंने कहा। फिर दूसरे शांतनु सेन, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है इनके, और ये भी एक्स राज्यसभा एमपी हैं। इन्होंने भी ये कहा कि मैं बहुत वक्त तक अपनी पार्टी के गलत फैसलों को भी सही साबित करने का काम करता रहा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, मैं प्रवक्ता था। अब मुझसे ये काम नहीं होगा, उन्होंने भी कह दिया। एक तीसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता है अरूप चक्रवर्ती। अरूप चक्रवर्ती ने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बाद 1-2 मामले और हैं, वो भी सुनाता हूं आपको। एक बहुत सीनियर एमपी, वेरी सीनियर, वो अपने लोकसभा क्षेत्र में गए, एमपी है, लोकसभा क्षेत्र में गए, लोग अंडे मार रहे हैं उनको, चोर चोर चिल्ला रहे हैं। ये हालत हो गई टीएमसी की। तो पहले आप 2 बयान सुन लीजिए। आपने एक और वुमेन एमपी ने उनके सीनियर एमपी, अभी तो मैं आ ही रहा था लोकसभा, हाँ अभी आता हूं, वो तो बड़ा मामला है। सुखेंदु शेखर रे और शांतनु सेन, ये 2 बयान सुना दीजिए। लास्ट वार्निंग हमको किसने दिया? जनता ने दिया। जो जनता 2024 का अप्रैल मई महीना में लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर हमें जिताया,
चंद महीनों बाद जब आरजीकर कांड हुआ तो समझना चाहिए था कि जो जनता हमको चंद महीनों पहले इतना समर्थन दिया है, वही जनता लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए, रात जाग रहे हैं आरजीकर कांड के कारण। अगर कोई पार्टी जनता की आवाज को नहीं समझ पाते तो उसका पतन अनिवार्य है। हम उसको छिपाने के लिए, दबाने के लिए उस कोशिश शुरू किया, उसमें हम लगे रहे। जब बहुत ऑड सिचुएशन में जब मेरा मन कहता था, पब्लिक कहता था कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसका स्पोक्स पर्सन था बोल के पार्टी को डिफेंड करना मेरा मोरल ड्यूटी बना था। तो फाइनली एक पॉलिटिशियन किसके लिए पॉलिटिक्स करता है? पब्लिक के लिए, हम जनता के लिए, वोटरों के लिए। 4 मई जब चुनाव का मतदान का रिजल्ट निकला, उससे ये क्लियर सबूत हो गया कि पब्लिक हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था। जब हम लोग 2011 में पावर में आया, पब्लिक हम लोगों को मैंडेट देके सत्ता में लाया। हम लोग बोलेंगे हम लोग पब्लिक का मैंडेट मान रहा है, और 2026 में जब पब्लिक हम लोगों का खिलाफ राय दिया, हम बोलेंगे पब्लिक का मैंडेट हम लोग नहीं मान रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखिए ये दोनों ही लोग जो है पहले से नाराज हैं। एक बात तो ये चुनाव के बाद तो इनको मौका मिल गया, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन जो बात कह रहे हैं वो सोचने लायक है। वो जो सुखेंदु शेखर ने क्या कहा, जिन लोगों ने अभी आपको 29 MP चुन के दिए, वो कैसे इतनी जल्दी 2 साल के अंदर आपके खिलाफ हो गए, ये सोचना पड़ेगा ना। सही बात है, 29 MP चुन के दिए थे। ये भी वही बात कह रहे हैं कि वो नतीजा स्वीकार था, ये नतीजा स्वीकार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन टीएमसी में एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है सर। प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक बात है, और ये बात हमेशा ही कहते हैं कि इलेक्शन में या पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है उन्हें मैंडेट को मानना चाहिए। मैं हमेशा ये बात पर सहमत रहता हूँ, मैंडेट को सम्मान देना चाहिए कि जो मैंडेट दिया गया। जैसे उन्होंने कहा कि भाई 11 में जो मैंडेट दिया था उसको माना, तो 26 में क्यों नहीं मान रहे, वो बात है। लेकिन ये जो चुनाव की हार के साथ जो ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान, और जो मन की बात सुनाई देती है, वो भी ये बताती है ना कि आप सत्ता के साथ रहना चाहते हो। कुल मिलाकर आप इनको मत छोड़िए ऐसे आसानी से। भाई जो ज्ञान उनको अब प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान पहले क्यों नहीं प्राप्त था? और वो मोरल ड्यूटी नहीं थी? आरजीकर में जो हुआ है, जिस लड़की के साथ हुआ, वो तो मोरल ड्यूटी उस समय बोलने की थी। मोरल ड्यूटी तो तब होती है, आज कौन सी मोरल ड्यूटी है? तो इन लोगों पर भी उतने के उतने ही सवाल हैं जो सरकार, उन्होंने नहीं सुना, ममता जी ने या अभिषेक ने या जो लोगों ने भी, उनके लिए तो अब भी है कि अब भी सुनकर। लेकिन सर एक अंतर है, किसी और राज्य में हार के बाद किसी पार्टी में ऐसी टूटन नहीं होती। अच्छा, मतलब इतनी तेजी के साथ बिखराव नहीं। आपको ध्यान है, मैंने कहा था ये जब टीएमसी नतीजा आया था उस दिन भी मैंने कहा था कि ये पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि वो उसकी वजह समझिए ना कि वो विचार वाली पार्टी नहीं है। विचार जब नहीं होता तो पार्टी केवल सत्ता के साथ रहती है, सत्ता जाती है तो बिखर जाती है। इसमें कोई इतना हैरानी वाली बात मुझे नहीं लग रही है। राहुल जी के पास मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं या कोई गैंग है, जिसमें डॉन जब तक मजबूत था तब तक तो गैंग पूरा चल रहा था। जैसे ही डॉन कमजोर पड़ा, गैंग के सारे मेंबर, सारे छोटे गुंडे, बड़े गुंडे, छोटा अपराधी, बड़ा अपराधी, वो अचानक अपना धंधा चलाने लगता है। पार्टी जब होती है तो ऐसे नहीं टूटती है भाई। पार्टी को तो ठीक है, हार गए, इसमें क्या है। लेकिन क्योंकि ये जुड़ा हुआ है अपराध से, गुंडागर्दी से, तोलेबाजी से, वसूली से, कमीशनखोरी से, इसलिए इन लोगों को भी डर लग रहा है। इसलिए इन लोगों को भी लग रहा है कि उलट के हमारे ऊपर ना आए। ठीक है, अगर एक उदाहरण देकर के अब फिर आ रहा हूं राहुल जी, बस ये वो काकुली घोष वाला भी बता दो ना एक साथ, फिर आप सब पे कमेंट कर लीजिएगा। 2 लोकसभा सांसद कैसे लड़ रहे हैं टीएमसी के, खुलेआम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बयान दे रहे हैं। काकुली घोष लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने पहले पार्टी के पद छोड़े, उन्होंने कहा कि मुझे साइडलाइन किया गया, चलिए ठीक है। फिर उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, इनको हटा के कल्याण बनर्जी को लोकसभा का चीफ विप बना दिया ममता बनर्जी ने। और अब ये कह रही हैं कि ये आदमी मेरे साथ बदसलूकी करता है, बदजुबानी करता है, और इन्होंने हाउस जब चल रहा था तब मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया, और मिसोजिनिस्ट हैं ये, मतलब महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार करना आदतन इनके अंदर है, और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। फिर कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जब भाई अगर मैंने इनको कुछ अभद्र शब्द कहे थे तो उस वक्त स्पीकर को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, अब क्यों लिख रही हैं? इसका मतलब है कि इनका मोटिव जो है वो कुछ और है। उन्होंने इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगाए। तो ये हो रहा है टीएमसी में। देखिए, जब भी कोई दल जो है सत्ता से बाहर जाता है उसमें एक्सोडस होता है। देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि तृणमूल जो है उसमें लोग बाहर जा रहे हैं, तो तृणमूल में वो लोग भी बाहर जा रहे होंगे जो
बेसिकली सत्ता के लिए वहां पे थे और सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि बीजेपी जब सत्ता से बाहर हुई थी वाजपेयी जी के समय के बाद, तो वहां पर एक्सोडस नहीं हुआ था, अलग अलग कारणों से। यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह नहीं हुआ था, अलग अलग कारणों से हुआ था, लेकिन हुआ था ना। और वहां पर भी छोटे लेवल पे और हुआ था, इतना बड़े पैमाने छोटे लेवल पे और हुआ था। मैं आपको बता वो रहा अलग हूँ, कारण जब थे। कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, कांग्रेस के मुझे अच्छी तरह याद है, कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो हैं वो बाकी पार्टियों में शामिल होने, बीजेपी की इंक्लूडिंग शामिल होने लगते, और बहुत नीचे स्तर पे। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी है कि अच्छा आज ये कांग्रेस का नेता शामिल हो रहा है, आज ये फलाने का शामिल हो रहा है, आज ये सर मैं बता एक अंदर की बात बताऊं, कि ये कल उनके बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान, उन्होंने दावा किया कि 29 में से 20 सांसद इधर आना चाहते हैं और 80 में से 50 विधायक आना चाहते हैं। हमने बहस की, हमने कहा बिल्कुल अतिशयोक्ति हो सकता है कि ये बोल रहे हो। मैंने इसको बात, देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर है, मैं उनकी खबर पर भरोसा करता हूं। उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा आप आंख मूंद के इस बात को सच मानिए, ऐसा हो रहा है, इतने लोग, इतने सांसद, इतने नेता आना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 3 पन्ने जिनमें बहुत सीनियर नेताओं के नाम हैं टीएमसी के, उनके अपॉइंटमेंट की, मतलब उन्होंने मिलने का समय मांगा हुआ है। वो लिस्ट क्या, उन्होंने कहा बीजेपी को ले लेना चाहिए। मैंने खुद देखी है वो लिस्ट। अगर टीएमसी को खत्म करना है, अगर टीएमसी जो मैंने मैं ये कह रहा हूं, एक अगर शब्द टीएमसी आपको को कहा खत्म करना है तो बीजेपी को ले लेना चाहिए उन लोगों को। मैंने आपको कहा था, बताया था कि बीजेपी लीडरशिप ने एक नया शब्द कॉइन किया, तत्काल बीजेपी। तत्काल बीजेपी में वही सब लोग हैं जो आना चाहते हैं, उनको उन्होंने अभी रोक दिया कि भाई अभी इस सबको मत कीजिए कि इस तरह से किया जाए। कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है। आपको जितना बड़ा चेंज बंगाल में करना है, अगर तुरंत वो सारे लोग आ मुझे जाएंगे नहीं तो पता उनका सौगत रॉय वाली खबर देख लेता हूं। 50-20 अरे ये लोगों का गुस्सा है और जेन्युइनली लोगों का गुस्सा है। नॉर्थ 24 परगना के नीमता में टीएमसी सांसद सौगत रॉय अपने संसदीय क्षेत्र में गए, बड़े सभ्य बुजुर्ग आदमी हैं। इनके साथ क्या हुआ देखिए, चोर चोर के नारे, अंडे फेंके लोगों ने इनके ऊपर। दिखा दिए, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। अब हर जगह तो बीजेपी का वर्कर पीछा नहीं कर रहा होगा ना इनका, सड़क में चल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, सड़क पे देखिए, रोड पे गाड़ी में बैठ रहे हैं, चोर 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 के नारे लगने लग गए। आम लोग हैं। एक मैंने एक तस्वीर में निकालना भूल गया, आपको दिखाता मैं। एक एरिया में टीएमसी ने ऐसा आरोप उस पर लगा था कि भाई एक क्लब बना दिया था, जैसे क्लब बनते हैं, तो एक इलाके में कुछ बिल्डिंग कब्जा करके क्लब बना दिया वहां पे। उसको ऊपर बुलडोजर चला तो सारा मोहल्ला बाहर निकल के आ गया और तालियां बजाने लगा, बिल्कुल नारे लगाने लगा, जय श्री राम जय श्री राम। लोग त्रस्त थे तभी तो टीएमसी को हटाया। एक काम शुरू कर दिया जिसको मैंने समीक भट्टाचार्य को सुना था। उन्होंने एक इंडस्ट्री बॉडी की मीटिंग में कहा था कि आपको अगर कोई भाजपा का झंडा लगा के आए और कहे कि हमें दे दो, ये टीएमसी का नेता को जनता मार रही है। नहीं, ये तो स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है क्योंकि उस समय तक ये यही करते रहे होंगे जमुन साथ। तो समीक भट्टाचार्य ने कहा कि अगर कोई आए वसूली करने, कोई कुछ करने आए तो आप सीधा हमको बताइए। अब मुझे तो ये लग रहा है उन्होंने एक शब्द जो कहा कि ट्रेड यूनियन नहीं, तो अगर वो ये कह रहे हैं तो क्या कल को जो पूरे कोलकाता में कब्जा कर रखा है, सारे फुटपाथ खत्म हैं, बड़े मतलब बड़ी छोटी कोई जगह नहीं बची हुई, इतना बदसूरत कर दिया है इतने सुंदर कोलकाता को, वो अभियान जब शुरू होगा तो उसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं कि शुभेंदु किस दिन ऐलान करते हैं कि आज से कोलकाता के फुटपाथ पर जो 34 और 15 यानी 49 सालों से जो कब्जे हैं कम्युनिस्टों के समय शुरू हुए थे अब तक, वो हटने जा रहे हैं और मुझे लगता है वो शुरू करना चाहिए। कुछ तस्वीर और है, वीरभूम के दुबराजपुर में टीएमसी नेता धनजयन की लोगों ने पिटाई की, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। टीएमसी नेता ये लोग आम लोगों को डराते धमकाते रहे होंगे, कुछ लोग वसूली भी करते होंगे, सरकार बदल गई, लोगों का हौसला भी आ गया वापस, अब इनकी पिटाई हो रही है। नॉर्थ 24 परगना के बीजपुर में टीएमसी के युवा नेता को सबक सिखाया गया। टीएमसी नेता बोनी को हाफ पैंट घुमाकर इलाके में घुमाया गया। लंबे समय तक ये व्यक्ति सट्टाबाजी का काम करता था, धमकाता था, बल्कि ये वो आदमी है शायद जिसने अर्जुन सिंह को भी, बीजेपी के जो है सांसद, उनको धमकी दी थी इसने। और ये तो ट्रेंड है वहां पर, अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये कपड़े उतरवा के परेड करा रही है। लेकिन इसमें देखिए यही होता है, आपने कह दिया ना, आपकी बात का कितना प्रभाव पड़ता है। आपने कह दिया तो वो पटरा वाला नहीं है इस बार आपने कहा था हाफ पैंट खरीदते। टीएमसी की हालत ये है कि ममता बनर्जी हारे उम्मीदवारों को फोन कर रही है, वो ममता बनर्जी के फोन पे नहीं आ रहे हैं, ये हालत है।
और ऐसी स्थिति रहेगी अगर बंगाल के अंदर इतना नाराजगी है तो 2 साल बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टीएमसी को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे 42 सीटों पर कि कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे जनता का सामना रायदिघी में देखिए टीएमसी नेता की महिलाओं ने पिटाई की। टीएमसी की पंचायत प्रधान का पति है, इस पर लोगों के यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। तो प्रधान पति है, प्रधानपति भी हमारे यहाँ पद होता है, रहता काफी स्टाइल में, चश्मा नहीं हटा तो आज पत्तों के समान ठहरे ये तो। और करप्शन के सबूत ये देखिए आपकी। कल मुख्यमंत्री ने एक परसों एक अपनी बैठक का वीडियो जारी करके कहा था कि एक आदमी पुरुष वो 2-2 हजार रुपए वाली स्कीम ममता बनर्जी की जो लक्ष्मी भंडार स्कीम है उसका लाभ ले रहा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर उन्होंने डेटा ये दिया है, ये बीजेपी सरकार ने दिया है कि 30 लाख लोग जो हैं गलत तरीके से, पुरुष तो बिल्कुल ही गलत हो गया, कोई आता ही नहीं, और अपात्र महिलाएं 30 लाख उन्होंने कहा कि उस योजना का लाभ ले रही थी। ये बनता है 450 करोड़ रुपया महीना, 5400 करोड़ रुपया साल का। और वो एक नेता के खेत से 2 करोड़ रुपए निकले, वो तस्वीर भी दिखा दीजिए। तो खेत के अंदर बैग के रखे थे, मट्टी में दबा के रखे हुए थे, 2 करोड़ 2.5 करोड़ नोट निकले। तो नहीं, लेकिन देखिए ये सोशल मीडिया पर ये सब चर्चाएं चल रही हैं कि खेतों में गड्डी है, नोटों पे सो रहे हैं, कमरे रख दिए जाते हैं नोट के लिए, सोने के बर्तन हैं, सोने के बिस्तर हैं, नेताजी जहां बैठते हैं वहां सारे जो सोफे वगैरह होते हैं वो सब सोने के हैं। ये सब तृणमूल कांग्रेस नेताओं के मिल रहे हैं। अभी एक मतलब उसको भी शीश महल कहा जा रहा है कि नेक्स्ट लेवल शीश महल है वो, तो अरविंद जी वाला भी थोड़ा शर्मा जाए, वो पूरा है ऊपर से नीचे तक कई मंजिल का है, तो वो बना रखा है। तो सचमुच तृणमूल कांग्रेस और उस सब के आगे कौन था? आगे थी ममता बनर्जी सूती साड़ी में चप्पल। अभिषेक बनर्जी कहाँ है? तो कई बार लगता है ना कि कुछ तो अभिषेक बनर्जी कहाँ चले गए? अरे भाई आपने जैसे उन्होंने कहा फोन पे नेता नहीं आ रहे, नेता सामने तो आए, ममता जी तो फिर भी दिख रही हैं। देखिए अभिषेक बनर्जी तो अभिषेक बनर्जी के बारे में मैंने एक बात कही थी कि अभिषेक बनर्जी ने स्वयं कभी कोई लड़ाई अब तक नहीं लड़ी। बुआ जी मुख्यमंत्री हो तो कोई भी सवा शेर हो जाता है, कोई भी सिकंदर हो जाता है। मुझे तो डर है सर, असली लड़ाई तो अब है। और मुझे नहीं लगता कि अभिषेक बनर्जी में ऐसा कोई पोटेंशियल है कि वो पार्टी खड़ी कर पाएंगे या वो लड़ भी पाएंगे। नेता होता तो सामने आकर खड़ा होता ना, लेकिन अगर सब कुछ तोलेबाजी पे चल रहा है तो कहां से खड़ा होगा? ये डर है कि अभिषेक बनर्जी देश छोड़ के नहीं भाग जाए कहीं। इतना पैसा उस आदमी ने बना लिया है कि हो सकता है कि खबर है कि अभिषेक बनर्जी विदेश चले और लौट कर ही नहीं आए। इतना पैसा बना लिया उस आदमी ने। मैं बस इतना बोल रहा था, देखिए बहुत गलत बात है जो तृणमूल ने किया, वो सारा कुछ उसे भोगना पड़ेगा। जैसे अभी हम स्कीम्स की बात कर रहे थे, तो स्कीम्स में देखिए गड़बड़ियां होती हैं। महाराष्ट्र में अभी जो स्कीम थी उसमें 80,000 ऐसे बेनिफिशियरी पाए गए जो कि बेनिफिशियरी होने नहीं चाहिए थे महिलाओं की स्कीम में, पाए गए ना। तो इसी तरह यहां पे भी करप्शन हुआ। जो नेताओं ने करप्शन किया है उनको पकड़ के जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। अब बाकी जो करप्शन वेरियस स्कीम्स में होता है वो अलग अलग जगह होता है, उसे हटाने की जरूरत है।